चलिए हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। आपका ये टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट होता है, इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, इस आंदोलन में कौन शामिल होते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स जो इस आंदोलन में शामिल होते हैं उनके वो किस तरह का डिमांड कर रहे थे या क्या कंसीव कर रहे थे कि इस आंदोलन से उनको क्या गेन हो सकता है, उनको क्या एडवांटेज हो सकता है। तो मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूँगा। प्रीवियस ईयर में जो बोर्ड में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से संबंधित, तो आप सभी लोग इस चीज़ को लेकर रेडी रहिएगा। तो आपका ये अगला टॉपिक है। इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मोमेंट। इस वाले टॉपिक से आपका क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम होगा जिससे आप देखते हो कि जब 1920 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, तो 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो लोग इन्वॉल्व हुए थे, जो लोग इस आंदोलन में शामिल हुए थे, वो डिफरेंट एरिया से थे। वो टाउन से भी थे, वो रूरल एरिया से भी थे, वो ट्राइबल एरिया से भी थे। तो आपका इस वाले मतलब पार्ट में सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन टाउन्स, यानी या जैसे आपका ये भी सवाल बन सकता है। यहाँ पे सवाल आपका ये बन सकता है कि जो लोग शहर में या जो लोग शहर से इस आंदोलन में शामिल हुए थे, तो उनका मतलब है क्या वो इस आंदोलन में क्यों शामिल हुए थे। तो आपको मेनली शहर के लोगों के बारे में एक्सप्लेन करना है ना। जैसे यहाँ पे आपका हेडिंग लिखा हुआ है, हेडिंग में लिखा है मोमेंट्स इन टाउन्स। इसका मतलब होता है कि शहर में जो लोग थे वो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो या जैसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आपका बन सकता है हु इन्वॉल्व्ड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स इन टाउन्स। शहरों से कौन कौन से लोग इस आंदोलन में शामिल हुए थे। तो बेसिकली मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन किए थे। मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है, लॉयर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, ये मिडिल क्लास में आते हैं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन टाउन्स विद द पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास से। उसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन ले रहे थे वो सरकारी स्कूल को छोड़ देते हैं। स्कूल में जो हेडमास्टर और टीचर्स थे वो अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन इस्तीफ़ा देते हैं। लॉयर्स ने कहा कि हम आपके लिए लीगल प्रैक्टिसेस या ब्रिटिश के लिए हम ब्रिटिश के जुडिशरी में काम नहीं करेंगे। या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन शेड्यूल किया था काउंसिल इलेक्शन से, उस इलेक्शंस को इंडियंस ने बायकॉट किया। हाँ, मद्रास में वहाँ पे एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी। ये पार्टी जो थी अनटचेबल्स को या दलित को रिप्रेजेंट करती थी। तो इस पार्टी ने कहा कि हम इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस आंदोलन से अगर किसी को लाभ होगा तो भारत में अपर कास्ट को लाभ हो सकता है। क्योंकि भारत में अगर ब्रिटिश रूल खत्म होता है तो ब्रिटिश रूल खत्म होने का एडवांटेज इंडिया में बड़े कास्ट को मिलेगा, फिर से इंडिया में कास्ट सिस्टम आ जाएगा। तो जस्टिस पार्टी जो थी उसके जो सपोर्टर थे वो शेड्यूल कास्ट से थे। तो इन्होंने कहा कि हम काउंसिल इलेक्शंस को इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इसके माध्यम से हम जो है कुछ पावर गेन कर सकते हैं, है ना। तो उनका मानना था कि अभी तक इंडिया में जो भी असेंबली है या काउंसिल्स हैं उसमें ब्राह्मण ही केवल एक्सेस कर पा रहे हैं और केवल उन्हीं को पावर मिल पा रहा है। तो टाउन्स में मीन्स टाउन्स में कौन कौन से लोग नॉन कोऑपरेशन पार्टिसिपेट किए थे, तो जो डिफरेंट क्लास के लोग थे आप उसको दिखा दीजिएगा। उसके अलावा इस वाले पैराग्राफ से आपका प्रीवियस ईयर अगर आप देखेंगे तो बोर्ड में सवाल पूछा था और सवाल ये था व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से फिर से रिवाइज कर लीजिए या फिर से इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे हमारा सवाल आप लोगों से यही है, क्वेश्चन आपका इस वाले पैराग्राफ से बहुत बहुत मतलब मैटर करेगा। इस वाले पैराग्राफ से आपका जो क्वेश्चन बनता है तो मैटर ये करेगा कि आपका इस वाले पैराग्राफ से सवाल क्या पूछ लेगा, यहाँ वाले से पूछेगा नॉन कोऑपरेशन, इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। तो या आप चाहे आप ऐसे लिखिए या आप अपने आंसर वाली कॉपी में क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए। व्हाट वाज द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। मीन्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट किया गया, जब एक बहुत बड़ा आंदोलन या ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट किया गया, तो उस आंदोलन से ब्रिटिश को इकोनॉमिकली क्या लॉस होता है। यहाँ पे उनका जो मार्केट था या जो उनके ट्रेडिंग कंपनी थी उनको क्या लॉस होता है। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे आप क्या, इकोनॉमिक फ्रंट पे आप कैसे आंसर लिखेंगे। इकोनॉमिक फ्रंट पे लिख देना कि जो फॉरेन गुड्स था उसका बायकॉट किया गया। मीन्स हम ब्रिटिश के बनाए गए कपड़े को यहाँ पे परचेज नहीं करेंगे। ब्रिटिश जो यहाँ पे वाइन या शराब वगैरह बनाती है उसका पिकेटिंग किया गया। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है, उस तरफ पे शराब की दुकान पे जाने वाले जो रास्ते थे या जो एंट्री पॉइंट थे उसको ब्लॉक कर दिया गया। तो लीगल शॉप का पिकेटिंग किया गया। या जो भी फॉरेन क्लॉथ हमारे कंट्री में था उसका बोन फायर बना करके जला दिया गया। तो 1921 से 22 के बीच में जो ब्रिटेन से इंडिया में ट्रेड हुआ करता था तो 102 करोड़ से ड्रॉप होकर के वो 57 करोड़ पे आ गया।
मीन्स उनको करोड़ों का नुकसान होना स्टार्ट हो गया। उसके अलावा जो इंडियन मर्चेंट्स थे उन्होंने कहा कि हम फॉरेन ट्रेड नहीं करेंगे या फॉरेन ट्रेड में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे या फाइनेंस नहीं करेंगे। तो बेसिकली अगर आप ये सारे पॉइंट समझते हैं कि यहाँ पे जो जिन जिन पॉइंट को हमने इंडिकेट किया कि नॉन कोऑपरेशन का इकोनॉमिकली ब्रिटिश को क्या लॉस हुआ, तो आपको नॉन कोऑपरेशन के ये पॉइंट आपको मेंशन कर देना है कि इकोनॉमिकली उनके गुड्स का बायकॉट किया गया, लेकर शॉप्स का पिकेटिंग की गई, फॉरेन क्लॉथ का बर्निंग किया गया, जो ट्रेड वैल्यू था वो 102 करोड़ से डिक्लाइन होकर 57 करोड़ पे आ गया। इंडियन मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने ब्रिटिश के साथ ट्रेड करने से मना कर दिया या उनके ट्रेड में इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया गया, या जो भी ब्रिटिश प्रोडक्ट था उसको हम लोगों ने यूज़ करने से मना कर दिया। मीन्स हम लोगों ने कहा कि वी आर डिस्कार्टिंग इम्पोर्टेड क्लॉथ, मीन्स जो विदेश से बन के कपड़े आ रहे हैं अब उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, हम उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, उसका हम बायकॉट कर रहे हैं, हम केवल जो भारत में कपड़े बन रहे हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे ब्रिटिश को क्या लॉस हुआ था, आप ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में आपका यहाँ आता है और ये आपका क्वेश्चन बनता है। आपका ये क्वेश्चन देखेंगे तो इस वाले पैराग्राफ से आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इस वाले पैराग्राफ से क्वेश्चन आपका बनेगा, लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट। ये आपका जो पैराग्राफ है यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा कि वाई नॉन कोऑपरेशन फेल्ड इन टाउन्स, या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन टाउन्स, एक्सप्लेन वेराइटी ऑफ रीजन्स। नॉन कोऑपरेशन जो है वो शहरों में स्लो होना शुरू हो गया, मतलब जो आंदोलन स्टार्टिंग में बहुत ही मैसिव था, ब्रिटिश के खिलाफ था, लेकिन वो आंदोलन बाद में बहुत ही शांत हो जाता है। तो क्यों होता है, तो चलिए इसके पॉइंट हम देखते हैं कि शहरों में आंदोलन फेल हुआ या ग्रेजुअली स्लो डाउन हुआ, तो रीज़न क्या था। सबसे पहले आप यहाँ पे आंसर लिखिएगा कि आंदोलन के टाइम पे हम लोगों ने खादी कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे, लेकिन खादी का जो कपड़ा होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही महंगा होता है। अगर हम मिल से बने कपड़े का कंपैरिजन करें खादी के कपड़ों का, तो मिल वाले कपड़े बहुत ही चीप होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मशीन से बनते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मैसिव प्रोडक्शन होते हैं। तो ये मतलब जो आंदोलन में शामिल थे, जब उनसे कहा गया कि आप खादी के कपड़े पहनिए, तो वो मतलब महंगे कपड़े कब तक, कितने लंबे समय तक उसको मतलब वो कर सकते हैं। तो मिल का वो जो इंडियन थे वो बहुत लंबे समय तक मिल का बायकॉट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा इन आंदोलन जब आपका शहरों में स्टार्ट हुआ था नॉन कोऑपरेशन, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड लॉयर्स दे बायकॉटेड ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस। जैसे मान लीजिए मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ और मैं ब्रिटिश स्कूल में अब एडमिशन नहीं लूँगा, तो मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए, अपने एजुकेशन की कंटिन्यूएशन के लिए मुझे कोई अल्टरनेटिव स्कूल चाहिए होगा। तो आंदोलन के टाइम पर जो लोग आंदोलन को कैरी कर रहे थे, उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को कोई ऐसा अल्टरनेटिव या ऐसा कोई स्कूल नहीं दिया जिससे कि वो अपना ब्रिटिश स्कूल को छोड़ने के बाद ऐसे स्कूल में जा सकें। तो जिससे यहाँ लिखा हुआ है ना कि बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन से हमें प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं था जहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई कर सकें या टीचर्स जो हैं वहाँ पे एजुकेट कर सकें। तो जो इंडियन टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, स्टार्टिंग में ब्रिटिश स्कूल को बायकॉट करते हैं, फिर बाद में ब्रिटिश स्कूल को ज्वाइन या टिक करना शुरू कर देते हैं। जो लॉयर्स थे वो भी। तो इस वाले पैराग्राफ से सवाल हो सकता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन, या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन डिफरेंट रीजन और वेराइटी ऑफ रीजन वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन। तो इसके सारे आंसर ये रहेगा कि खादी कपड़ा वाज मोर एक्सपेंसिव देन द क्लॉथ मेड इन मिल. Second, British institutions we have boycotted, but we have no alternative Indian institutions. So boycotting British institution is for long time it is not beneficial for Indians, especially students and lawyers. That is why this movement failed. तो आप इस वाले पैराग्राफ से यहाँ से ये सारे मतलब मेन वर्ड्स या मेन पॉइंट्स आप एनसीईआरटी के यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद आप अगले हेडिंग को लेकर चलेंगे और आपका अगला जो हेडिंग है उसमें से अगले हेडिंग से आपका यहाँ सवाल बन सकता है। और अगले हेडिंग से क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें लिखा हुआ है रेवेलियन इन कंट्री साइड। तो रेवेलियन इन कंट्री साइड का मतलब क्या होता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो लॉन्च किया गया था, तो रूरल एरिया में लोगों ने कैसे रिस्पॉन्स किया, या यहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रेम करेगा कि नॉन कोऑपरेशन में कंट्री साइड या रूरल एरिया से लोग क्यों पार्टिसिपेट किए थे, है ना। जैसे यहाँ लिखा है ना, कंट्री साइड मीन्स होता है जो ग्रामीण या देहात वाले एरिया होते हैं उनको हम कंट्री साइड कहते हैं। तो 1921 या 22 के बीच में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में रूरल पीपल ने या कंट्री साइड के लोगों ने क्यों ज्वाइन किया।
तो कंट्री साइड के लोगों ने ज्वाइन क्यों किया, इसके पीछे कई सारे कारण हैं, है ना। तो जैसे आपसे सवाल अगर पूछ लिया गया कि वाई डिड पीपल इन कंट्री साइड ज्वाइन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, people from countryside they joined non-cooperation movement. We have a variety of reason, we have a many reasons, we have a plenty of reasons. तो कौन कौन से reasons हैं? तो पहला आप लोग यहाँ पर ये देखेंगे, इसको एक लिखा, जैसे आप एग्जांपल मेंशन करिए कि जैसे जो कंट्री साइड्स में जैसे आपके अवध है, वहाँ के जो फार्मर्स थे उनके लीडर थे बाबा रामचंद्र, और वो एक सन्यासी थे। और बाबा रामचंद्र अवध में आंदोलन को लीड करने के पहले वो फिजी गए थे। फिजी में वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर या इंडेंजर्ड लेबर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ब्रिटिश अपने कॉलोनी में वो भारत को अपना गुलाम बनाए थे, उसके अलावा कई सारे कंट्री को अपना गुलाम बनाए थे। तो बहुत सारे भारतीयों को वो कॉन्ट्रैक्ट पर अदर कंट्री में लेकर जाते थे। जैसे कि फिजी है तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स के लिए कमर्शियल प्लांटेशन बहुत ही बेनिफिशियल था, तो वो इंडियंस को वहाँ पे ले जाकर कॉफ़ी या इन सब की प्रोडक्शन के लिए भारतीयों का यूज़ करते थे, और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते थे कि आपको हम यहाँ पे 5 साल 6 साल के लिए ले जा रहे हैं और आपको इतने समय तक वहाँ रहना है, फिर आप वापस आ सकते हैं। तो उस वैसा ही उसी चीज़ को बाबा रामचंद्र फॉलो किए थे। वो मतलब एक इस तरह के लेबर के तौर पे काम कर चुके थे, है ना। तो अवध में मतलब उन्होंने आंदोलन को लीड किया। तो अवध में, या जिससे आपसे सवाल पूछेगा कि नॉन कोऑपरेशन में कंट्री साइड में लोगों ने इस आंदोलन को ज्वाइन करना क्यों शुरू कर दिया, गांव के लोगों ने नॉन कोऑपरेशन को इसलिए ज्वाइन किया। एग्जांपल के लिए आप अवध के बाबा रामचंद्र को बताइए कि उन्होंने इस आंदोलन को गाँव के एरिया में लीड करवाया, और उसके अलावा ये आंदोलन जो था वो तालुकदार और लैंड लॉर्ड के अगेंस्ट में था। तो तालुकदार और लैंड लॉर्ड क्या है, ये गाँव के बहुत ही पावरफुल फिगर हुआ करते थे। मीन्स ये गांव के बहुत ही शक्तिशाली लोग हुआ करते थे और किसानों पर अत्याचार करते थे। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया तो जो किसान थे वो समझे कि अब हमें अपने प्रॉब्लम से फ्रीडम पाने का सबसे बेस्ट टाइम यही है। तो बेसिकली जो तालुकदार थे और जो लैंड लॉर्ड थे वो करते क्या थे, वो फार्मर से एग्जॉर्बिटेंट हाई रेंट है। एग्जॉर्बिटेंट हाई रेंट का मतलब क्या होता है, जो फार्मर से टैक्स या रेंट डिमांड करते थे वो बहुत ही मतलब कह सकते हो इनफ्लेक्सिबल था, ये बहुत ही ज़्यादा था। एग्जॉर्बिटेंट हाई रेंट का मतलब ये होता है कि आप फार्मर से जितना फार्मर से आप डिमांड कर सकते हैं उससे कई गुना डिमांड कर रहे हैं। तो एक तो फार्मर का कंप्लेन ये था कि तालुकदार और लैंडलॉर्ड उनसे डिमांड जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बहुत ही ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। उसके अलावा अदर सीजेस का मतलब क्या होता है कि फार्मर्स जो थे वो रेगुलरली अपने मास्टर को रेवेन्यू हाई रेंट या एग्जॉर्बिटेंट रेंट पे करते थे। उसके अलावा अदर डिमांड, जैसे अदर डिमांड का मतलब क्या होता है कि रेंट के अलावा उन्हें मतलब तमाम तरह के टाइम्स पर या ओकेजन्स पर अपने मास्टर को गिफ्ट वगैरह पे करना होता था, इसे हम कहते हैं अदर सीजेस। उसके अलावा पेजेंट्स जो थे उनसे बिगारी करवाई गई थी। बिगारी मीन्स यू विल आस्क टू वर्क फॉर योर मास्टर बट यू विल नॉट रिसीव एनी काइंड ऑफ इनकम। तो बिगारी हो गया, एग्जॉर्बिटेंट रेवेन्यू हो गया, अदर चीजेस हो गया, ये सब सारे चल रहे थे। उसके अलावा जो टेनेंट थे वो अनसेफ थे, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या है, जैसे आपके पास ज़मीन नहीं है खेती करने के लिए, पीस ऑफ लैंड नहीं है, तो आप करेंगे क्या, आप दूसरों के जिनके पास ज़मीन है या पीस ऑफ लैंड है आप उनसे ज़मीन लेंगे और उनके ज़मीन पर आप खेती करेंगे, और उसके बदले में उनको आप मतलब कुछ पैसा देंगे, है ना। तो आपने लीज पर या ठेके पर, आपने लीज पर ज़मीन लिया और साल में आप क्या करते हैं, अपने मास्टर को कुछ पैसा देते हैं। लेकिन आप ज़मीन लेने के बावजूद भी अगर मान लीजिए आप उस खेत में फसल उगा रहे हैं और बीच में आपको मास्टर ने कह दिया कि आप इस ज़मीन से हट जाइए, तो आपका यही लिखा हुआ है कि नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फार्मर के पास था। उनको किसी भी समय जो है एविक्शन या उनको किसी भी समय जिस ज़मीन को वो कल्टीवेट करते हैं उससे उन्हें हटाया जा सकता था। मीन्स टेनेंट हैड नो सिक्योरिटी ओवर द लीज लैंड। जिस ज़मीन को वो पैसे पर लिए होते हैं पीस ऑफ लैंड को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उस पर उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं, उन्हें कोई सेफ सिक्योरिटी नहीं था। तो बेसिकली क्वेश्चन अगर आपसे यहाँ से पूछेगा कि अवध के जो फार्मर्स थे, बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नॉन कोऑपरेशन में कंट्री साइड के जो लोग थे वो क्यों इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको इसका आंसर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, है ना। और अब इसके बाद जैसे इस यहाँ तक आपका तो ये हो जाएगा कि वाई डिड पीजेंट इन कंट्री साइड इन्वॉल्व इन नॉन कोऑपरेशन। किसान लोग जो थे इस आंदोलन में शामिल क्यों होते हैं, क्योंकि उनके साथ बेगारी सिस्टम हो गया, या एग्जॉर्बिटेंट हाई रेंट हो गया, या नो सिक्योरिटी ओवर टेन्योर हो गया। मीन्स जिस ज़मीन लीज पर लेते थे उस ज़मीन पर उन्हें वो सेफ नहीं थे कि मैं इस ज़मीन किसी से
कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हूँ तो मैं पूरे साल इस पर खेती कर सकता हूँ। तो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से आंदोलन में लोग शामिल हुए, किसान के लोग। अब इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वाला आपका लिखा हुआ है, जो किसान थे नॉन कोऑपरेशन में कैसे वो पार्टिसिपेट करते हैं। उन्होंने डिमांड किया कि हमें रेवेन्यू डिमांड है वो कम किया जाए, बेगारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए, जो हमसे फ्री में काम करवाया जाता है वो मतलब मुक्त किया जाए, जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जो हमारा शोषण करते हैं, ऐसे मास्टर को हम लोग जो है बाइकआउट कर रहे हैं, समाज में उनका कोई पूछने वाला नहीं है। उसके अलावा अवध में और डिफरेंट एरिया में जो नाई और धोबी थे, जो मतलब अपने सर्विसेज ऑफर करते थे, उन्होंने क्या किया, बायकॉट किया लैंडलॉर्ड का कि हम आपको सर्विस नहीं करेंगे। बार्बर और वाशरमैन ने भी कहा कि हम अपने मास्टर को सर्व नहीं करेंगे। 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध में डिफरेंट एरिया विजिट करते हैं फार्मर से सिंपैथी पाने के लिए या उनका सपोर्ट लेने के लिए। उसके लिए अवध किसान सभा बनाया गया। और ये आपका सवाल पूछा रिपोर्ट में, अवध किसान सभा जो है वो कब बनाया गया था। तो अवध किसान सभा जो था वो अक्टूबर 1920 में बनाया गया था और उसको जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र लीड कर रहे थे, उसके हेड हुआ करते थे। तो ऑप्शन में हमेशा आपका सवाल पूछेगा कि अवध किसान सभा के हेड कौन थे या इसको किस ईयर में बनाया गया था। तो 1920 आप बताइएगा। और अगर एमसीक्यू में हमेशा या तो जवाहरलाल नेहरू का नाम आएगा या बाबा रामचंद्र का आएगा, दोनों का एक साथ नाम नहीं आएगा। तो इसको कौन हेड किए थे आप इसमें ये ज़रूर मतलब मेंशन करिएगा। उसके बाद जो आपका इसी वाले पैराग्राफ से मेन क्वेश्चन फ्रेम होता है, वो आपका कौन सा क्वेश्चन फ्रेम होता है, चलिए आपको एक बार हम समझा दे रहे हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है, जैसे आपका अवध किसान सभा बन जाता है तो इसका असर अवध के आसपास के एरिया में फैलना शुरू हो जाता है। लोग इस सभा के माध्यम से इस आंदोलन में ज्वाइन होना शुरू होते हैं। अब जैसे आप अगर इस पैराग्राफ को देखेंगे तो आप इस पैराग्राफ में इसमें लिखा हुआ है कि हाँ, लिखा हुआ है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था तो जो पीजेंट लोग थे, जो अवध के किसान लोग थे, वो जिस तरह से आंदोलन कैरी कर रहे थे, उसके आंदोलन के तौर तरीकों से जो कांग्रेस लीडरशिप थी वो अनहैप्पी थी। तो यहाँ सवाल आपका बोर्ड में बना सकता है, 3 नंबर का है, 4 नंबर का, जिस भी नंबर का बन सकता है, शॉर्ट आंसर ही बन सकता है। इसमें बनेगा कि पीजेंट मूवमेंट डेवलप्ड इन सच अ वे दिस अप्रूव्ड कांग्रेस लीडरशिप वाज नॉट हैप्पी। द वे peasant movement developed, Congress leadership was not happy. Explain. Yeah, why Congress leader was unhappy? The nature of movement peasant started. है ना। तो मतलब आपका ये जो सेंटेंस है ये मैटर करेगा परीक्षा के हिसाब से। तो इस सेंटेंस में, क्वेश्चन में आप इस सेंटेंस को देखें, इसमें लिखा हुआ है कि पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन्फॉर्म दैट कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी। कि why कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद द टाइप ऑफ मूवमेंट फार्मर स्टार्टेड इन नॉन कोऑपरेशन। तो कांग्रेस इस आंदोलन से इसलिए नाखुश थी, किसानों के आंदोलन से, कि किसान जो थे इस आंदोलन में नॉन वायलेंस तरीके से आंदोलन कर रहे थे। जैसे गांधी ने कहा था कि वायलेंस में यूज़ नहीं करना है। जैसे किसान लोग क्या कर रहे थे, वो ताल्लुकदार और मर्चेंट के हाउसेस को अटैक कर रहे थे, बाजार को लूट रहे थे, या जहाँ पे फूड स्टोरेज था उसको ये लूट कर रहे थे। उसके अलावा कई जगह पे महात्मा गांधी के नाम को यूज़ किया गया और उसमें कहा गया कि महात्मा गांधी कहें कि हमें अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं पे करना है, या जो भी ज़मीनें हैं उसको हमें गरीबों के बीच में रिडिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो बेसिकली महात्मा गांधी का नाम यूज़ किया गया था हर तरह के एक्शन और एक्सप्रेशन। मीन्स जो किसान थे जिस तरह के एक्शन ले रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि महात्मा गांधी के नाम को गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, गांधी ने ऐसा कहा या गांधी ने वैसा कहा हुआ है। तो इस वाले पार्ट से पूछेगा कि कांग्रेस के लीडरशिप जो थी वो इस आंदोलन से अनहैप्पी थे, एक्सप्लेन करिए। तो उसके जो पॉइंट आप यहाँ पे मतलब इस वाले पार्ट्स को आप यहाँ समझ सकते हैं कि इस सेंटेंस का जो आंसर बन सकता है कैसे बन सकता है। तो आप लोग के जो भी मतलब सवाल रहेंगे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिएगा, और आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, आप हमसे पूछिएगा, उसको हम और आगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।